आपका लर्निंग एट्रीब्यूट क्या है? क्या बात बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज द बेस्ट सूटेड थिंग इज लाइक द गवर्नमेंट जॉब। हर कोई चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब है। मिले। तो ये इस सिनेरियो में ना तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है और ना ही एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के प्रति ज्यादा कमिटेड। तो क्या आप इस कंपनी को अपनी कंपनी समझ के कर लोगे काम? तो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा उस पर्सन को सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है जो उसको ट्रू सेंस में अपना टाइम अपनी एनर्जी दे पाए। तो कोई भी जो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री मैंने देखी नहीं है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट का बोर्ड बाहर जो है वो ना हो। तो कोई हार्डकोर जॉब में जाना नहीं चाहते। दे वांट टू लिटिल बिट सेट बॉडी रिलैक्स वाली उनको जॉब चाहिए। एम्प्लॉय चाहता है कि भैया उसको इंक्रीमेंट मिलता रहे, सारी चीजें करते हुए हम अपनी तरफ से तो दे रहे हैं। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो बिल्डअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कि भाई हम तो 95 वाले बंदे 9 में आ गए, उसके बाद आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, कोई मतलब नहीं। वी हैव टू कंसीडर कि जो भी एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर है, ही और शी इज एन ह्यूमन बीइंग। If you have ever applied for a job and wondered why you didn't get shortlisted, or if you have ever asked yourself what founders actually look for when hiring, this conversation is for you. The reality is, many talented people focus on degrees, resumes, and certifications, while employers are evaluating something completely different, that is, mindset, adaptability, cultural fitment, and the ability to create value. In today's episode, you are going to learn how founders evaluate talent, the hiring mistakes candidates repeatedly make, what company cultures really means, and how to build a career that remains relevant in the future of work. To answer these questions, I have invited someone who spends every day building teams, evaluating talent, and growing a business in one of India's most competitive sectors. He is building a company at the intersection of food innovation, manufacturing, and entrepreneurship, creating opportunities for the next generation of talent. So, without wasting a single second, let's hear it from the horse's mouth. Let's hear it from Dr. Sandeep Kadian, founder of Nobs Food. Sandeep ji, welcome to Let's Hear It From. थैंक यू, थैंक यू। संदीप जी, आई क्विकली कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. संदीप जी, जब आप किसी कैंडिडेट से मिलते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यूज, तो डिग्रीज, एक्सपीरियंस और रिज्यूमे के अलावा वो कौन सी बातें या क्वालिटीज है जो आपको लगता है हाँ ये पर्सन मेरी टीम में सक्सेसफुल रहेगा, ये पर्सन मेरी टीम में परफॉर्म करेगा? इसमें जैसे लास्ट 4 इयर्स में जब मैंने स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें, आज आई वाज अलोन फाउंडर, देन 5 to 6 पर्सन्स मैंने मल्टीपल टाइम्स हायर किए हैं अलग अलग रोल्स के लिए, पोजीशंस के लिए। तो इम्पोर्टेंट चीज़, यस, आपको जो जॉब असाइंड होती है उसके लिए आप टेक्निकली फिट हैं कि नहीं है, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। सेकंड थिंग इज आपका लर्निंग एट्रीब्यूट क्या है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज द बेस्ट सूटेड थिंग इज लाइक द गवर्नमेंट जॉब। हर कोई चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले। राइट एंड गवर्नमेंट जॉब का डार्क साइड ये है कि उसका लर्निंग मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है। और उसी माइंडसेट में ज्यादातर जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अडॉप्ट होते हैं, वो अगर प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो उनकी अडोप्टेबिलिटी या फास्ट लर्निंग जो चीजें हैं वो स्लो हो जाती हैं। राइट। तो कई बार क्या होता है कि यस, आप टेक्निकली बेसिकली क्वालिफाइड हैं, बट जब आप उस रोल पे आते हो तो रोल पे वो जो मोर ड्यूटीज आपको असाइन होती है उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ती है, फर्दर लर्निंग आपके लिए जरूरी होती है। और जब आप वो लर्निंग में रिटार्डिंग रहते हो ना, तो ना तो आप खुद के लिए इंप्रूवमेंट कर पाते हो, ना आप वैल्यू क्रिएट कर पाते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड थॉट इज कि हायर एंड फायर का आज के टाइम में ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म कंपनीज ने भी एम्प्लॉइज के अंदर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। कंपनीज डू नॉट टेक देयर एम्प्लॉय एज देयर वैल्यूएबल एसेट। बहुत कम कंपनीज ऐसे मिलेंगी आपको जिनके लिए उनके एम्प्लॉय एक एसेट है, एंड दे डू नॉट वांट टू लूज देयर एसेट। वो उनके रोल चेंज कर देंगी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बट दे ट्राई टू मेक कि वो उनके एम्प्लॉय उनके साथ ही रहे, लाइक द गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है। आज के टाइम में क्या है कि आज करंट में जो जिस तरीके से हम कंपनी की बैकबोन देखते हैं, फंडिंग सिस्टम देखते हैं, जहाँ वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या अदर जो फंडिंग एजेंसी हैं, उनको प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर चाहिए होता है, तो उसमें
कंपनी जब उनका प्रॉफिट डाउन होता है तो सबसे ज्यादा वो सेल्स अपनी टीम्स को शॉर्ट करना शुरू कर देती है। तो ये इस सिनेरियो में ना तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है और ना ही एम्प्लॉयर के प्रति ज्यादा कमिटेड है। और उस कमिटमेंट में कंपनीज की जो ग्रोथ जो एक्चुअल में आज हम कहें जो होनी चाहिए या जो होलिस्टिक अप्रोच में डेवलप होनी चाहिए, ना तो वो एम्प्लॉइज की है ना वो कंपनीज की आज के टाइम में रही है। तो आज भी कोई भी कंपनीज आप देख लो वो सब फ्रेजाइल सिस्टम में आज के टाइम में, चाहे कितनी भी बड़ी, चाहे एप्पल गूगल कोई भी कंपनी आप ले लो, कोई भी सस्टेनेबल नहीं है, कभी भी उनके अंदर ब्रेकडाउन आ सकता है। एंड दैट इज द मेजर रीजन कि हम होलिस्टिकली अप्रोच में कैसे जाते हैं। वन थिंग इज फर्स्ट इन्वेस्ट इन द पीपल, और जब हम उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो माइंडसेट सबका हमारे लिए, क्योंकि मेरे लिए भी क्या होना कि जब मैं स्टार्टिंग में मेरे पास 6 पर्सन्स की टीम थी और मैंने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे उनको होता था कि ओके ठीक है आप उसमें काम कर लोगे, लेकिन क्या आप इस कंपनी को अपनी कंपनी समझ के कर लोगे काम? आप फर्स्ट थिंग इज कि आप डेडिकेशन कितना दे पाओगे और उस डेडिकेशन में ट्रुथफुलनेस कितनी है। क्योंकि एक तो होना कि हाँ फॉर्मेलिटीज वाला इकोसिस्टम होता है, लेकिन हमारे लिए तो क्या होता है ना कि मुश्किल से स्टार्टअप इकोसिस्टम में 2-4 पर्सन ही होते हैं काम करने वाले। कोई बड़ी लंबी चौड़ी टीम तो होती नहीं 50-100 बंदों की। तो उस केस में वो 2-4 बंदे जिन जो पूरा बिल्डअप करते हैं चीजों को साथ में मिलकर हमारे। और अगर उनमें से एक भी बंदा अगर आपका गड़बड़ करता तो आपका स्टार्टअप बहुत पीछे चला जाता है। करेक्ट है। उसको लैग करना, रिपेयर करना, वो डैमेज जो कर देते हैं वो डैमेज रिपेयर बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा उस पर्सन को सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है जो उसको ट्रू सेंस में अपना टाइम अपनी एनर्जी दे पाए। तो बिसाइड एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनकी इंटेंशन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट। करेक्ट है सर। एक थोड़ा सा चेंज आता हूँ सर, आप है ना बहुत पीछे जा रहे हो, लैपटॉप है ना थोड़ा ऐसा आगे कीजिए, इससे यहाँ पे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ओके, ये लीजिए हाँ, थोड़ा सा। और थोड़ा कीजिए क्योंकि नीचे ना नाम आने वाले तो वैसे भी आप बहुत नीचे गए। और ये देखो मेरा 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 सर और मेरा, और हाँ और थोड़ा ये अब इससे ज्यादा तो नहीं। अच्छा उससे ज्यादा हो रहा है। हाँ अभी अभी फिर भी ठीक है सर, क्योंकि नीचे वो नाम आने वाला था ना। कोई बात नहीं, आई विल गेट दिस थिंग एडिटेड। सर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अक्सर कैंडिडेट्स को लगता है कि जॉब्स कम है जबकि एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि अच्छा टैलेंट मिलना मुश्किल है। आपके पर्सपेक्टिव में हायरिंग में सबसे बड़ी डिफिकल्टीज क्या है और ये गैप क्यों एग्जिस्ट करती है? इसमें मैं अब सिर्फ अपना एक्सपीरियंस इंक्लूड नहीं करूंगा। पिछले मतलब मैं 1.5-2 साल से अभी मैं क्योंकि अंबाला में सिचुएटेड हूँ, एंड अंबाला इज कॉल्ड द साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के मतलब कोर हब है यहाँ। तो यहाँ मैं जितने भी, क्योंकि मेरे काफी R&D वर्क्स और इक्विपमेंट डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, तो मैं उनके पास रेगुलर में डेली डे टू डे टाइम पे विजिट हूँ। तो कोई भी जो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री मैंने देखी नहीं है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट का बोर्ड बाहर जो है वो ना हो। अब इशू क्या हुआ है कि जैसे ये जैसे हमारा जो व्हाइट कॉलर जॉब्स में भी सॉफ्ट जॉब्स में कहूंगा, सॉफ्ट जॉब जैसे अब पेटीएम का है या कुछ बैंकिंग वालों का है या कुछ ये डिलीवरी वाले हैं, फूड डिलीवरी वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि जो माइंडसेट ऑफ जो पर्सन है ना वो चेंज कर दिया है। लोग जो है हार्डकोर जॉब में जाना नहीं चाहते, दे वांट टू लिटिल बिट सेट बॉडी रिलैक्स वाली उनको जॉब चाहिए। जबकि रियल सिनेरियो में आपको अगर हार्ड वर्क अगर आप नहीं करते हो तो इट विल लूज नॉट ओनली द फाइनेंशियल बट आल्सो विद द फिजिकल आल्सो, बिकॉज जितना आप रिलैक्स करोगे आपके बॉडी उतना ही आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता रहेगा। ठीक है, अब उसमें जब हम फाइनेंशियल या अगर दूसरे तरीके से बात करें तो आप लर्निंग नहीं कर रहे हो। जो ये दूसरे जो सॉफ्ट जॉब है, सॉफ्ट जॉब में आपकी लर्निंग नहीं है, कुछ भी आपकी स्किल डेवलपमेंट नहीं है, आपको फिर अपग्रेडेशन नहीं होता आपके स्किल का। जबकि आप हार्ड जॉब में जाते हो, चाहे आप उसमें आप डिप्लोमा बेस्ड टेक्निकल जॉब लगा लीजिए, जैसे मतलब अब एआई की भी ज्यादातर बात करते हैं लोग जितने भी हैं। अब एआई में भी यूजर ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसके डेवलपमेंट का की स्किल्स पॉइंट्स पे वो कोई काम नहीं कर रहा उस पर, क्योंकि वो उसका माइंडसेट वहां को लगाना ही नहीं चाह रहा। सेकंड थिंग इज इंटीग्रेशन विद द एआई विद द फिजिकल वर्ल्ड, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, उसके ऊपर कोई काम करना नहीं चाह रहा कि हम कैसे अपने डे टू डे टास्क को वो कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। अब जितने भी, अब मैं जो हायर एंड फायर वाला जो कल्चर आपको कह रहा हूँ वो इसलिए सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ कि सभी कंपनीज फील कर रही हैं कि आप अगर किसी के ऊपर थोड़ा सा भी कह दो कि नहीं यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये कर लो, थोड़ी सी भी मुझे भाई हमें भी आउटकम निकालनी है,
तो वो जितने भी एम्प्लॉय कहते हैं कि ठीक है आप अपना संभालो, हम तो दूसरी देख लेंगे। हम्म, तो उस माइंडसेट में आप ये देखो कि रिलाय करना बड़ा मुश्किल हो गया है, ट्रस्ट करना। करेक्ट तो है। वहां आपको जितने भी आज जो मैं कहता हूँ फंडामेंटल प्रॉब्लम इज कि आप अपना पूरा इनपुट देना नहीं चाहते, या आप डेडिकेटेड नहीं हो, समर्पण नहीं है आपका अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और वो समर्पण लैकिंग है। जहां समर्पण है वहां एम्प्लॉयर भी पैसा देकर खुश होता है। आपको एम्प्लॉयर का भी पेन पॉइंट समझना होता है। ज्यादातर क्या दिक्कत क्या रहती है कि भाई एम्प्लॉय सोचता है कि एम्प्लॉयर उनका पेन पॉइंट समझे, कि भैया उनको जो सैलरी मिलती है उनमें घर का खर्चा नहीं चलता, भाई इतना उनको इन्फ्लेशन है, ये सारे उनके पर्सनल एक्सपेंस नहीं मीट आउट होते। एम्प्लॉयर देख रहा है कि यार देखो आप लोगों को मैं जैसे तैसे कर रहा हूँ, लेकिन बाहर मार्केट में रिसेशन है, इस तरीके से सेल नहीं है, इतना प्रॉफिट मुझे नहीं आ रहा, तो मैं कैसे आपकी सैलरी इंक्रीज कर दूं या कैसे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दूं। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। एमएसएमई सेक्टर तक ये सबसे बड़ा, नॉट ओनली विद स्टार्टअप बट अप टू एमएसएमई सेक्टर, ये एक बड़ी ना खींचतान हमेशा रहती है कि एम्प्लॉय चाहता है कि भैया उसको इंक्रीमेंट मिलता रहे, सारी चीजें करते हुए हम अपनी तरफ से तो दे रहे हैं। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो बिल्डअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसी वजह से ज्यादातर लैकिंग आती है। भाई एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय को पुश करता है कि भैया आप देखो कि थोड़ा बहुत कुछ और ये लर्निंग करो, या हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो कहेंगे नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कोई और देख लो। वो इस तरीके से रिटार्डेंट हो जाते हैं, तो वहां फिर इश्यू आते हैं। तो वहां यस। कोई उसके ऊपर छोड़ भी, लाइबिलिटी भी नहीं दे पाता। मतलब क्या है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला, अब हर किसी को चाहिए कि भैया थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरी टीम बनी तो मैं उसके ऊपर दे दूं, लेकिन कोई लेके खुशी नहीं है। भाई हम तो 95 वाले बंदे, 9 में आ गए, उसके बाद आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, में कोई मतलब नहीं है। ओके। सो ये सिनेरियो आज के टाइम में पूरे सेक्टर में हो रखा है। My goodness, so there is a mindset shift problem. Sir, moving on to the next question. Sir, आपने बहुत सारे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया है, ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस एंड इंटरव्यूज में हमेशा करते हैं, जिसके वजह से वो अपना बेस्ट इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते? देखिए क्या है ना कि जैसे दो चीजें हैं। फर्स्ट, जैसे हम जब भी कोई चीज करते हैं, आपकी एक आपने अपनी स्किल क्रिएट की है, ठीक है, आपके अंदर एक 20 साल 25 साल, अगर मैं बैचलर के बात करूँ या मास्टर एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो यू हैव अर्न लॉट मोर नॉलेज, ठीक है, दैट इज गुड। बट जब भी क्या है ना कि हर स्टार्टअप का या हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं या एप्लीकेशन करते हैं, तो सबसे पहले ज्यादा जरूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को समझना, ठीक है, और उसमें हम कैसे फिट बैठते हैं। मतलब वो उनको फिटमेंट प्रूव करनी होती है। वो रेदर देन जनरली क्या होता है ना कि वो अपना एक गुणगान करता है कि सर देखिए आई डिड दिस आई डिड दैट, और उसके बाद जो सामने वाला बंदा वो उसके अंदर ढूंढता रहता है कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरे काम की चीज क्या है। राइट। वो इंपॉर्टेंट होता है कि उनको ये शोकेस करना कि भैया देखिए ठीक है, मैं ये मेरा बेसिक है। जैसे आपने कहा ना कि हम, जैसे अब अपना पॉडकास्ट का भी है कि आपने ब्रीफ, आपने अपने पॉडकास्ट के बारे में बताया, देन आपने थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन किया, देन आप यू स्टार्ट विद द पॉडकास्ट, ये कंप्लीट सीरीज होती है। तो ऐसे ही इंटरव्यू में जब स्पेसिफिकली होता था वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस में एक ब्रीफ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। सेकंड, इन ब्रीफ में ही वो स्किल्स हाईलाइट को करनी होती है जो उसकी जो रोल जो है जिसके लिए आप जा रहे हो उसमें फिट बैठती हूँ सब पॉइंट। और एक क्या होता है कि दूसरी सेकेंडरी चीज क्या होती है कि आप उस पॉइंट पे सब कुछ नहीं पता होता आपको सारी चीजें। करेक्ट है। और एक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। क्या है ना कि बहुत सारे लोग रजिस्ट कर देते कि नहीं सर मैं तो ये कर लूंगा सर, लेकिन आपका जो बैकअप जितना भी बैकग्राउंड है वो कहीं भी प्रूव नहीं कर पा रहा कि जो चीज एग्जैक्टली रोल में हमें चाहिए वो आप कर पाओ। उस पॉइंट पे जरूरी है कि सर ओके मैंने ये किया है बट दिस थिंग इज न्यू फॉर मी बट आई विल लर्न। मैं इसको लर्न करके परफॉर्म कर लूंगा, और मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको लर्न करूंगा। मैं अपने आप को मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि सीखने की कभी भी मतलब कोई लिमिट नहीं होती। जैसे लॉयर के प्रोफेशन में भी क्या होता है, लॉयर के प्रोफेशन में कभी जो वो ऑलवेज दे कॉल लॉयर्स प्रैक्टिसिंग। यस 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 यस। चाहे वो 80 साल का वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे 25 साल का वो भी प्रैक्टिस ही कर रहा है। एवरी केस इज अ न्यू केस। हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो सेम चीज हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। एवरी मोमेंट वी लर्न, और वो चीज लर्निंग वाला एट्रीब्यूट जिस दिन खत्म हो जाता है कि मान लो कि कई बार क्या होता है ना कि सीनियर रोल्स पे जाते हैं, अब 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, कहेंगे नहीं मैंने बहुत कुछ सीख लिया अब तो मेरे को सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां क्या है ना कि रिटार्डेशन हो जाता है कि नहीं, एवरी रोल्स में आपको नए तरीके से चीजें डील करनी होती है, नई आपके पास टीम आती है, नया पूरा स्ट्रक्चर आता है, नया इकोसिस्टम आता है, तो वहां आपको लर्न करना पड़ेगा, अडोप्ट करना पड़ेगा।
तो वहाँ अडोप्टेबिलिटी, लर्निंग, तो ये पॉइंट उसमें शोकेस होना बहुत जरूरी है। Absolutely. Job seekers, if you are listening, this one was a very important piece of advice. संदीप जी, let's shift to company culture. संदीप जी, अगर आपको नॉब्स फूड की कंपनी कल्चर को कुछ शब्दों में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और किस तरह के लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? एक्चुअली जैसे जो मेरा, मैं उसमें थोड़ा सा, आपको क्या है ना कि जैसे कल्चर के लिए उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जरूरी है। तो इसको क्योंकि स्टार्ट करने में, क्योंकि मैं जनरली बता कि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बट आई एम वर्किंग इन द फूड। सो थिंग इज एक्चुअली जैसे मेरे वो थॉट प्रोसेस होता है ना एक्चुअली कि व्हाई दिस कंपनी गॉट स्टार्टेड। तो वही चीज सॉरी, जो एम्प्लॉय है उसके लिए उस थॉट प्रोसेस में फिट बैठना बहुत जरूरी है। अगर जो मेरे थॉट प्रोसेस में फिट नहीं बैठेगा, या जो फाउंडेशन जो है मेरी कंपनी की, उस फाउंडेशन वैल्यूज के हिसाब से काम नहीं करेगा, तो वो मेरे को फिट नहीं बैठे। जैसे मान लो कि अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल में क्रिएटिविटी वाज द की थी, और उस क्रिएटिविटी में टेक्नोलॉजी का मिक्सर में जो फिटमेंट नहीं बैठेगा वो एप्पल में काम नहीं कर पाएगा। सो मेरा जैसे कि फर्स्ट थिंग इज सोशल एट्रीब्यूट, और उसमें क्यों बिल्डअप कर रहा हूं वो चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। कि मान लो कि मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूं, या हम मैकेनिकल इंजीनियर की बात कर रहे हैं, या हम डाटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों में ठीक है वर्क आपका सेम है, लेकिन मेन थिंग कम्स टू द एथिक्स। समटाइम्स क्या है कि हम मैनिपुलेट कर देते हैं चीजों को, कि चलिए कोई बात नहीं, एग्जैक्टली वो काम नहीं होगा, दैट्स गुड, लिटिल बिट मैनिपुलेशन, एंड वो हमारा चीज हो जाएगा। लेकिन वहां क्या है कि वो इजीएस्ट टास्क जो है, आपको आने वाले टाइम में यू हैव टू पे मोर फॉर इट। तो हमारे लिए क्लियर है कि भाई हमने जो है ना कि चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मे बी इसलिए मेरी कंपनी ज्यादा ग्रोथ में नहीं है, लेकिन वी आर एजिलिटी बिल्डिंग, बट फाउंडेशन हमने स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं कि फाउंडेशन में कोई लीक ना हो। क्योंकि बड़े बड़े जो शिप्स भी हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी एक होल की वजह से सिंक हो जाती हैं। करेक्ट है। वो फाउंडेशन फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ही बिल्डअप करना वो बहुत जरूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग ही मेरे साथ काम करने वालों की फिटमेंट उसके साथ रहती है कि नहीं, करेक्ट, वो कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं, या उनका माइंडसेट भी है कि ठीक है हर किसी को अपने लाइफ चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन इसके अलावा पैसा आप कैसे कमा रहे हो, एथिकली क्या है, प्रोग्रेसिवली क्या है। और कई बार अगर आपको ये हो कि चलो पैसा कम भी मिल रहा है बट हमने एथिकली वर्क करना है, तो वो काम मेरे लिए, वो पर्सन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Absolutely. You actually spoke like a true founder. Sir, moving forward, sir, कई बार कैंडिडेट्स रोल के लिए परफेक्ट होते हैं, लेकिन कंपनी के एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पाते। आई थिंक यू हैव कवर्ड दिस पॉइंट राइट नाउ, लेकिन फिर भी आई वांट टू गो डीप इनटू इट। सर, आपके एक्सपीरियंस में कल्चरल फिटमेंट का हायरिंग में क्या रोल है, एंड और कैंडिडेट्स इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान कैसे जज करें कि ये कंपनी मेरे लिए सही है? एक्चुअली क्या है ना, देखिए हम जैसे है ना, अगर इसमें थोड़ा सा पॉइंट में जो है आध्यात्म वाला डालना चाहूंगा, क्योंकि रीजन भी हम है ना सब क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इंडिविजुअलिज्म है ही नहीं नेचर में, हर चीज एक दूसरे के कोलैबोरेशन में काम करती है। ठीक है, क्या आज तक कोई आपको ऐसा बंदा, कोई भी कुछ भी मिलेगा कि सिंगल सोलो बंदे ने सब कुछ कर दिया? कहीं भी नहीं है। कोई, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने बड़े लोग, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, मिलियन ट्रिलियन बिलियन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, उतना उतना उसमें मैन पावर लोग बढ़ते जाएंगे। तो हम, मैं जैसे कि ये ना कि आप ये मान के चलिए कि एक, मैं इसको कार से कंपेयर करता हूँ। कार में या कोई भी व्हीकल में 1000 के आसपास कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसमें एक भी कंपोनेंट जो आपने, वो कंपोनेंट बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी उसकी बहुत, मतलब उसको प्रीमियमली बनाया गया है, लेकिन अगर उस पूरी कार में सिर्फ एक उस कंपोनेंट लगा के लेकिन उसमें फिट नहीं जा रहा है, तो वो कंपोनेंट आपके किसी काम का नहीं। मतलब इसमें हमारे लिए यहाँ एक कहावत है कि वो सोना किसी काम का नहीं जो आपको कान, आपके कान को खाए। गोल्ड इज अ वैल्यूएबल थिंग, बट इट इज नॉट कंफर्टेबल यू, दैट डजंट मीन फॉर इट यू। एब्सोल्युटली। तो उससे कोई भी हो, वो उसको उसमें एक रोल ही प्ले कर सकता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे लोग इसमें ईगो की वजह से, जो खासकर सीनियर पोजीशंस में ये चीज पोजीशन होती है, छोटे वाला तो कर लेते हैं, उनको तो भाई एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इनिशियल हम्म, एंट्री चाहिए होती है फील्ड में। सीनियर पोजीशंस में ये ईगो वाला कंपोनेंट बहुत ज्यादा आता है। एब्सोल्युटली। फुल साइज सर, यस। सर, संदीप जी, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉय वेलबींग। सर, आज के टाइम में एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी नहीं देखते बल्कि ग्रोथ एंड वेलबींग भी देखते हैं। नॉर्थ फूड में आप लोग एम्प्लॉय वेलबींग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए क्या इनिशिएटिव्स या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं? एक्चुअली कहने जैसे इसमें मैंने आपको कहा कि फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू कंसीडर कि जो भी एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर है, ही और शी इज एन ह्यूमन बीइंग। ओके, राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है। और जब तक हमारे माइंड में ये चीज नहीं रहेगी ना, तब तक हम वो ये कोई भी वेलबींग चीजों की बात कर ही नहीं पाए। दो चीजें होती हैं कि अगर मान लो कि आपने ये वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज को अगर कंसीडर नहीं किया है, हम्म, तो जो एम्प्लॉय जो है वो तब तक टिकेगा जब तक उसकी मजबूरी है। हम्म, उसकी पर्सनल मजबूरी हो सकती है, फाइनेंशियल मजबूरी हो सकती है, कुछ रीजनल मजबूरियां हो सकती है कि भाई वो बाहर नहीं जा सकता, और कोई एक्सवाइजेड रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो टिका हुआ होगा। जिस दिन वो चीजें रिमूव होगी वो भाग जाएगी। करेक्ट है, एब्सोल्युटली। ठीक है। तो हम जैसे अब मेरे में से क्या है ना कि हम जनरली दो कंपोनेंट है। पहली चीज, मैं इसको जनरली ऐसे कंपेयर करता हूं कि आप या तो उनसे फिजिकल वर्क करा लो, जो आपने जॉब असाइन कर ली, फिजिकली कुछ भी टाइप करना, कुछ भी ड्राइंग करना, कुछ भी चीजें करनी है। एंड सेकंड थिंग इज यू विल एंगेज देयर माइंड, देयर थॉट। हम्म, आपने उनको सैलरी दी है, वो 9 से 5 तक आपके लिए लायबल है काम करने के लिए, चाहे उनकी विल हो नहीं। तो उन केस उनको फिजिकली इन्वॉल्व रहेंगे वो, नॉट साइकोलॉजिकली मेंटली इन्वॉल्व आपके साथ रहेंगे ही। ठीक है। उस केसेस में वो उस कंपनी का सबसे ज्यादा लॉस हो। उन्होंने पीपल हायर कर लिए बट दे आर, वो एक किस्म से जिंदा लाश की तरह है। ओके, राइट। तो कोई मतलब नहीं है 9 से 5 में जिस तरीके से काम हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो कंपनी का मालिक देखे। तो इसलिए मैंने जैसे काफी सारी कंपनीज देखी हैं, उसका मैंने उनमें लॉन्ग टर्म होने के बाद उनमें वो ग्रोथ मैंने नहीं देखी है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। समटाइम्स क्या होता है कि उसमें दोनों तरीके से है। मैं कहूँगा उसमें क्या है ना कि एक्चुअली कई बार किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है हम्म, पर्सनल, उस टाइम पे एम्प्लॉय को समझना होता है। लेकिन एम्प्लॉय को भी समझना होता है कि वो उसके बहाने फिर धीरे धीरे झूठ बोलना ना शुरू हो जाए, हम्म, क्योंकि दोनों तरीके से रेस्ट्रिक्शन है भाई। फ्रीडम की भी एक लिमिट है, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा भी रिलैक्सेशन दे दिया तो काम जो जिसके लिए वो बंदा असाइन है, उस जॉब को कौन करेगा। राइट। तभी मैंने कहा इट इज लाइक एन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये म्यूचुअल एंगेजमेंट है कि वो हर कोई अपने उस पे पार्ट पे ट्रस्ट वर्दी रहे। अगर उन्होंने, एक एम्प्लॉयर ने आपको फ्रीडम दी है कि ओके सब मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, कहीं पर्सनल पे प्रोफेशनल पे कोई भी चीज इशू आता तो आई विल ऑलवेज देयर, आप फर्स्ट आप मेरे पास आइए, मैं आपकी जरूरत जो भी होगी सपोर्ट करूंगा। उस केस में जब एम्प्लॉयर को ज्यादा जरूरत है तो एम्प्लॉय को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना पूरा मेंटल फिजिकल डेडिकेट करे उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने, ग्रोथ देने। एब्सोल्युटली। तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलती कभी भी चीज। दैट वाज, यस, करेक्ट। सर, संदीप जी, मूविंग फॉरवर्ड, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स काफी तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं और काफी तेजी से बढ़ भी रहे हैं। आपको आने वाले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री में ऐसी कौन से नई करियर अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, एंड यंग प्रोफेशनल को कौन से स्किल्स पर फोकस करना चाहिए सर? देखिए इसमें ना दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट थिंग इज कि आप किस कैपिटल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। आज के टाइम में जो भी एरिया आप चूज करते हो, आपके पास हैवी कैपिटल इन्फ्यूज करने को है तो आप इंस्टेंटली, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, प्रोसेस सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑन टेबल। आप बस पे कीजिए, यू गेट द सर्विसेज। राइट। ठीक है। बट स्मॉल स्केल पे, स्मॉल स्केल पे वो चीजें बिल्कुल भी नहीं है। उसका एक रीजन रहा है कि वहां कैपिटल फ्लो नहीं गया है। आज भी जैसे हम जो चीजें बिल्डअप कर रहे हैं, हम स्मॉल स्केल के अराउंड ही बिल्डअप कर रहे हैं।
कि कैसे हम स्मॉल स्केल को उतना ही एफिशिएंट बना पाए जितने लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन। आप ये देखोगे कि एआई का अडॉप्शन भी जो है बिगर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे Right. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको इवेल्युएट करते जाओगे, परसेंटेज पेनिट्रेशन ऑफ एआई विद रिस्पेक्ट टू देयर नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, आप पाओगे कि लोअर स्केल पे उसकी बिल्कुल जी मतलब डाउन स्केल पे तो जीरो होती मिले, कोई यूज नहीं है एआई का। छोटे जो यूनिट्स हैं, माइक्रो स्केल यूनिट्स को कोई मतलब नहीं कि एआई में क्या हो रहा है क्या नहीं है। Right. हम्म। वो आज भी वैसे ही चल रही है, वहां इवन ऑटोमेशन का भी यूज नहीं है। नहीं है, करेक्ट करेक्ट तो है। आज से 30-40 साल पहले ऑटोमेशन बड़ी कंपनीज में बिल्कुल मैच्योर हो चुका था, वहां वो चीज आज तक नहीं पूछी, आज तक वहां भी मैनुअल तरीके के ही काम। तो ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग में भी क्या है ना कि कैसे ये बीच का जो ब्रिज जो है कि आपको बड़े स्केल की एफिशिएंसी छोटे स्केल में लेके आ सकते हो, स्मॉल क्लस्टर में लेके आ सकते हो प्रोसेस को। सेकंड थिंग इज कि एजिंग एक बड़ा मतलब फूड में एजिंग एक बहुत बड़ा वो रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। करेक्ट। प्रोडक्ट को जैसे कई सारे सोर्सेज हैं जो एजिंग के साथ में आते हैं, विनेगर्स वगैरह हैं, तो पिकल्स हैं, एजिंग का अपना अलग इम्पैक्ट होता है। मतलब एजिंग और फूड प्रोसेसिंग का ड्राइंग का है, ड्राइंग का एक अलग प्रोसेस है, सन ड्राई आप करोगे या नेचुरल जो ड्राई करोगे, चीज का है जिस तरीके से है। तो ये सब क्या है ना कि जो बड़े स्केल पे कंपनी जो उन्होंने सारी चीजें हमारी ऑप्टिमाइज कर रखी है, उनके पास टेक्नोलॉजिस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास लिंकेजेज हैं, सब कुछ उनके पास। लेकिन यही चीजें छोटे स्केल पे कैसे लेके जा सकते हैं, करेक्ट। विलेज लेवल पे, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, उन सब के लिए सिमिलर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, सिमिलर लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी उसमें इतना इमेंस है आज के टाइम में भी कि कोई लिमिट ही नहीं है। कोई ये कहना ना कि नहीं भैया इसमें कैरियर नहीं हो चीजें नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप उसको ट्रांजिशन कर दीजिए बस। आप सब कुछ एग्जिस्टिंग आप स्टडी कर लीजिए, एडवांस लेवल पे क्या क्या हो रहा है, और उन सबको ट्रांजिशन कर दीजिए स्मॉल स्केल के लिए। करेक्ट। तो आपके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है, इतना आपके पास अपॉर्चुनिटी है इमेंस। आप प्रोसेसिंग में चले जाइए, किसी तरीके के चले जाइए आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा आज भी लॉसेज हैं फूड में। हार्वेस्टिंग लॉसेज हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज हैं, प्रोसेसिंग के लॉसेज हैं, वैल्यू एडिशन के लॉसेज हैं, सर्कुलर इकोनॉमी का भी एक इश्यू है। तो ये इतने सारे एरियाज हैं, लेकिन जरूरत है स्मॉल स्केल के लिए काम करने की, ना कि बड़े स्केल के काम करने के लिए। एब्सोल्युटली, दिस वाज सच एन अमेजिंग आंसर। सर, आपने जस्ट एआई का जिक्र किया, लेकिन आजकल एआई हर इंडस्ट्री में डिस्कशन का टॉपिक बन रहा है। आपको सर क्या लगता है कि एआई जॉब्स, हायरिंग एंड वर्क प्लेसेस को किस तरह ट्रांसफॉर्म करेगा, और कौन से ह्यूमन स्किल्स हैं जो एआई के दौर में भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे? नहीं, मैं जैसे आपको कहा ना मैंने कि ये चीजें है ना कि बड़े स्केल पे मैंने आपको कहा कि आप है ना, क्योंकि मेरा जनरल ये क्या रहता है कि मैं किसी भी इंडस्ट्री को इवैल्यूएट करने के लिए उसको टाइम स्केल पे डाल देता हूँ। आप 50 इयर्स का टाइम स्केल लीजिए और उसके ऊपर उसके पैटर्न को डालते जाइए, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको कहा कि जो एआई का इम्पैक्ट या यूज केस है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डालना है। ठीक है, कि किस स्केल की या किस नेटवर्क की ऑर्गेनाइजेशन है, किस डोमेन की ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको उसके हिसाब से पता चल जाए कि एआई कहाँ ज्यादा पेनिट्रेशन कर रही है। दैट्स व्हाई एक्चुअली कि जो व्हाइट कॉलर जॉब जो मैंने कहा कि अब एआई वेल्डिंग नहीं कर सकती, राइट। ठीक है, एआई फैब्रिकेशन नहीं कर सकता, वो डाटा एनालिसिस कर सकता है, दैट इज जस्ट ए डाटा एनालिसिस टूल। और वो भी डिपेंड करेगा कितना आपने रिलायबल डाटा उसके अंदर एंटर किया है। तो डाटा एंट्री पे जो माइंडसेट बैठे हैं, जो डाटा एंट्री कर रहे हैं आज के टाइम में भी, मैं आपको जनरली एक केस बता देता हूं कि इंडस्ट्री का जो खासकर जो कोर सिस्टम है या पॉलिसी भी जो बनती है, वो सारी डाटा अवेलेबिलिटी के बेसिस पे बनती है, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो, प्राइवेट पॉलिसी हो। और अगर डाटा ही मैनिपुलेटेड होगा या सही से रिकॉर्डेड नहीं होगा तो पॉलिसी भी सारी गलत बनेगी। करेक्ट। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जहां कंपनीज फोकस कर रही हैं, मॉडल तो सारे रेडी बहुत टाइम पहले हो चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू आया उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि उनके पास डाटा एंट्री जो थी वही मैनिपुलेटेड थी या वही करेक्टली रिकॉर्ड नहीं किया गया था। ठीक है, वो आपको
अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है कि रोबोटिक्स में जा रहे हैं, फर्स्ट एआई देन गो टू द रोबोटिक्स। लेकिन रोबोटिक्स का भी फिर अगर आप देखोगे तो वो एमएसएमई में मुझे लगता है कि 50 साल तक भी वाइबल हो पाएंगे। राइट। ठीक है, तो वो ये इसके प्लस माइनस दोनों चीजें ये होती हैं कि भाई आपने एम्प्लॉय को तो फायर कर दोगे आप, रोबोट को तो फायर कर नहीं सकते। राइट। ठीक है, और आपने इतना लार्ज स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, और किसी भी पॉइंट पे अगर मार्केट स्टैग्नेट हो जाती है, जैसे अभी जो ईरान वॉर था, यूएस इजराइल वॉर था, या उससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर था, जिसकी वजह से एकदम मार्केट बिल्कुल फ्लैट हो गई, डिमांड स्क्वीज होगी, हर जगह मार्केट डाउन होगी। तो उस सिनेरियो में जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको तो उनका जो मार्जिन जो है वो प्रोडक्शन बेसिस पे ही है। उन्होंने तो पूरा सेटअप डार्क 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 फैक्ट्रीज रेडी हो रही है आज के टाइम में, तो वो तो जितना प्रोडक्शन करेंगे उसी हिसाब से उनको मार्जिन मिलेगा। और अगर वो नहीं कर पाती हैं तो वो वहां हायर एंड फायर का कल्चर भी नहीं रहेगा। तो ये एक किस्म से दो धारी तलवार है कि भाई एक तरफ यस आप मतलब कि आपने मैन पावर सेव कर लिया है, आप कैलकुलेट कर लेते हो कि ठीक है हम मैन पावर पे इतना खर्च करते थे, उनका इतना इंश्योरेंस होता था, ये सारी चीजें बेनिफिट्स होते थे, डार्क स्टोर में ये सारी चीजें नहीं है, उनसे प्रोडक्शन भी अच्छा है, एफिशिएंसी भी, सारी चीजें यस सब कुछ है। लेकिन आपकी जब अगर मार्केट किसी भी पॉइंट पे अगर 5% ही फ्लक्चुएट होगी, मेयरली 5%, तो तब आपको सारी चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहां ना तो आप मैन पावर कट कर सकते हो, करेक्ट, ना आप उनके सैलरी को रिडक्शन कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप वहां। तो यहाँ ये चीजें फिर हम एरिया वाइज आ जाते हैं कि भाई एआई वाला जैसे था ना कि एमएसएमई वाले सेक्टर में चीजों में वो इम्पैक्ट भी क्या है ना कि रोल टू डाटा एनालिसिस के लिए ठीक है, बट धीरे धीरे उनके इंप्रूवमेंट्स के लिए है, वहां तो आपको मैन पावर चाहिए ही चाहिए, वहां पर रिमूव हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, एब्सोल्युटली राइट, सच अ प्रैक्टिकल आंसर. Okay, Sandeep sir, let's move quickly to my favorite section, the rapid fire round. Short questions, short answers, and the first thing that comes in your mind. My first rapid fire question goes to you right now. Degrees या skills? स्किल। अनुभव या सीखने की क्षमता? सीखने की क्षमता। एक ऐसी क्वालिटी जो हर उम्मीदवार में होनी चाहिए? डेडिकेशन। रिज्यूमे की सबसे आम गलती? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। क्या बात है, माय गुडनेस. एआई आपको उत्साहित ज्यादा करता है या चिंतित? थोड़ा सा मिक्सचर है। करेक्ट. एक स्किल जो अगले 5 सालों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी? फिजिकल वर्ल्ड का इंटीग्रेशन विद द एआई। माय गुडनेस, यस. सुबह जल्दी उठने वाले या देर रात काम करने वाले? आप कौन सा कैंडिडेट पसंद करोगे? मैं टाइम फ्रेम से दूर हूँ, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। यस, दैट्स अ ट्रू फाउंडर. आपकी अब तक से सबसे बड़ी सीख एक उद्यमी के रूप में? एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। आपकी अब तक की सबसे बड़ी सीख एक उद्यमी के रूप में? बिल्ड स्लो। वाओ, अमेजिंग. सर, और एक आखिरी सवाल हमारे जॉब सीकर्स लिसनर्स के लिए, एक संदेश जिसे वे सुनकर अपने करियर में लागू कर सके सर. लास्ट में यही कहूंगा कि बी ट्रूथफुल। सच कड़वा होता है लेकिन सही होता है। क्या बात है, सच अ मोटिवेटिंग आंसर. Thank you, Sandeep sir, for sharing your insights, experiences, and honest perspectives on hiring, company culture, entrepreneurship, and the future of work. And if discussions like this help you better understand what employers, founders, and leaders are really looking for, you'll want to stay connected for future conversation with more industry leaders and change makers. Viewers, until next time, this is Let's Share It From, where we bridge the gap between talent and opportunity with one conversation at a time. Stay connected.